तो इस वीडियो में अपन देखते हैं कि कई सारे जो कोविड में आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं, जो हमारा स्वैब लेके जो टेस्ट होते हैं, ओरल स्वैब और नेजल स्वैब लेते हैं, जो उसमें कई बार क्या होता है फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है। यानी कि जो रिपोर्ट्स है आरटीपीसीआर टेस्ट कई बार मतलब नॉट ऑलवेज बट कुछ ऐसा टाइम होता है जब वो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होती, तो उनको कई बार रिप्लेस करने के लिए अगर आपके पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है टाइम लेता है थोड़ा, तो इसके लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं कोविड को चेक करने के लिए कि आप कोविड के लिए एक्सपोज हुए हैं या नहीं हुए, उसको चेक करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं। तो वो जो ब्लड टेस्ट है वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। ब्लड टेस्ट बताने से पहले एक टेस्ट होगा जिसका आपने नाम सुना होगा, वो होता है HRCT टेस्ट। HRCT माने हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन है बेसिकली, यानी कि सारी डायरेक्शन से एक्सरे डाली जाती है आपके चेस्ट में और आपके लंग्स को देखा जाता है हाई रेजोल्यूशन में, ठीक है, वो आपने सुना होगा। अब अपन देखते हैं ये ब्लड टेस्ट। सबसे पहले CRP टेस्ट। CRP टेस्ट स्टैंड्स फॉर सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट में दीज आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। ओके, प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। अब या तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो, यानी कि आपकी बॉडी में अगर कोई बाहर का पैथोजन आया तो आपका लिवर एक प्रोटीन बनाएगा, उसको बोलेंगे अपन सी रिएक्टिव प्रोटीन। वो जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो क्यों बढ़ा? क्योंकि लिवर ने उसको बनाया। लिवर ने उसको क्यों बनाया? क्योंकि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, यानी कि हो सकता है आपकी बॉडी कोविड के लिए एक्सपोज हुई इसलिए बढ़ गया। और ये सी रिएक्टिव प्रोटीन करता क्या आपकी बॉडी में जाके, ये क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी में जाके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है प्रोटीन्स का, उसको एक्टिवेट कर देगा। ये काम होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। अब no chronic disease, if no chronic disease present then it might be a good indicator of recent infections। अगर आपकी बॉडी में कोई chronic disease नहीं, chronic disease मतलब जो सालों से चली आ रही है, 5 साल 10 साल से आपको डिजीज है, मान लीजिए कोई आपको इन्फ्लेमेटरी डिजीज वगैरह अगर नहीं है, आप नॉर्मल है, तो रेज्ड CRP लेवल्स माइट इंडिकेट रिसेंट इन्फेक्शंस लाइक कोविड, इसलिए हम एक CRP टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद CBC टेस्ट आप सबने सुना होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या होता है, हम आपके ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद उसको एग्जामिन करते हैं और जो आपके ब्लड के अंदर सेल्स है, WBC RBC प्लेटलेट्स, उनको कंप्लीटली एग्जामिन करते हैं, उसकी पूरी मॉर्फोलॉजिकल न्यूमेरिकल सारी वैल्यूज देखते हैं अपन, पूरे हर एस्पेक्ट से ब्लड के सारे सेल्स को देखा जाता है और उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला जाता है। तो मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट से इसलिए अपन ने लिखा है साइज, शेप, नंबर एक्सेट्रा ऑफ ऑल सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। साइज शेप नंबर जितने भी आपके ब्लड में, WBC में अपन DLC वगैरह भी करते हैं, वो एक अलग सेपरेट चीज है। जो ब्लड में सेल्स है उनकी पूरी डिटेल निकाली जाती है, इसलिए कंप्लीट ब्लड काउंट। अब eosinophil and lymphocytes should be monitored. If decreased eosinophils and lymphocytes are present, then it may indicate a greater time to recover. Why? Eosinophil cells are a type of WBC. Eosinophils एक टाइप के WBC है। Eosinophils क्या करते हैं? Eosinophils आपकी बॉडी में एक तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करते हैं। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस यानी कि जैसे आपकी बॉडी में कोई पैथोजन है, उसको भगाने के लिए जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देगी, उसके लिए एक ईओसिनोफिल रिस्पॉन्सिबल और एक एंटी हेलमिंथिक, यानी कि जैसे आपकी बॉडी में अगर कोई टेपवर्म वगैरह आ जाता है, हेलमिंथ यानी कि पेट में जैसे कीड़ा कहते हैं, पर पेट में कीड़ा पड़ गया हुआ था, उसके लिए भी ईओसिनोफिल रिस्पॉन्सिबल है। और लिम्फोसाइट्स आपने सुने होंगे, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, ये बेसिकली आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक। अब अगर इनका काउंट कम हो जाए, ईओसिनोफिल्स का और लिम्फोसाइट्स का, तो आपकी बॉडी को कोविड से या जो भी इन्फेक्शन उससे लड़ने में प्रॉब्लम आएगी। अगर उनसे लड़ने में प्रॉब्लम आएगी, यानी उससे लड़ने में मुश्किल होगी, तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए, इनको ज्यादा टाइम चाहिए लड़ने के लिए उससे, ठीक है। इसलिए अपन CBC टेस्ट भी करते हैं। CBC टेस्ट बहुत सारी चीजों में करते हैं, बहुत कॉमन टेस्ट है। इसके बाद डी डायमर टेस्ट। नाउ व्हाट इज डी डायमर? डी प्रोटीन या डी डायमर एक जैसे हम एक प्रोटीन होता है ब्लड क्लॉटिंग में, आपने अगर देखा भी पढ़ा हो या कभी ब्लड क्लॉटिंग का आपने मैकेनिज्म देखा हो, तो एक प्रोटीन होता है फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है। फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे आपके ब्लड क्लॉट्स बनते हैं ना, तो उसमें एक फाइब्रिन नाम का प्रोटीन होता है जो आपके ब्लड क्लॉट्स को एक मेशवर्क टाइप बनाता है, वो उसको कहते हैं फाइब्रिन। अगर वो फाइब्रिन का हम डिग्रेडेशन करते हैं, भाई हमारी बॉडी में क्लॉट्स बन गए, क्लॉट्स बनने के बाद वो डिसॉल्व हो गए, वो डिसॉल्व होने के बाद जो क्लॉट का रेमिनेंट बचा, उन रेमिनेंट्स में से एक रेमिनेंट है डी डायमर। डी डायमर इज अ फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ठीक है।
Elevated levels in COVID positive people may be a sign to watch out for. Why? आपने सुना होगा कि कोविड में कई बार ब्लड क्लॉटिंग के केसेस आ रहे हैं। जैसे कोविड में हमने कई पेशेंट सुने जिनकी बॉडी में क्लॉट्स बन रहे हैं, जिनके ब्लड में क्लॉट्स बन रहे हैं। वो जो क्लॉट्स हैं वो जब डिसॉल्व होंगे, जब उन क्लॉट्स को खत्म किया जाएगा बॉडी के अंदर से, तो एक प्रोटीन बनेगा उस डिग्रेडेशन प्रोसेस से, उसको बोलेंगे डी डाइमर। डी डाइमर इसलिए क्योंकि डी सब यूनिट से डाइमर दो है, इसलिए डी डाइमर या डी प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो अगर एलिवेटेड लेवल्स है डी डाइमर के, नॉर्मल से ज्यादा लेवल है, तो इसका मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, और दिस में भी अ साइन ऑफ कोविड कि अगर बॉडी में बहुत ज्यादा क्लॉट्स बने हैं तो इसलिए हम डी डाइमर टेस्ट भी करते हैं। इसका एलडीएच टेस्ट, एलडीएच स्टैंड्स फॉर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज टेस्ट हम करते हैं, अगर इसका एलिवेटेड लेवल होता है तो हम कहते हैं कि कोविड हो सकता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज में मेन जो टेस्ट हम करते हैं दैट इज द आइसोएंजाइम टेस्ट। व्हाई? आइसोएंजाइम्स क्या होते हैं? एक ही एंजाइम्स के बहुत सारे फॉर्म होते हैं विद अ स्लाइट चेंज इन स्ट्रक्चर। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। एंजाइम्स में अगर स्लाइट चेंज कर दिया जाए, बहुत स्लाइट चेंज, लेकिन एंजाइम सेम रहे और फंक्शन सेम रहे, तो उसको कहते हैं आइसोएंजाइम। एक जैसा काम करने वाले एक जैसे एंजाइम्स, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क है, उसको बोलते हैं आइसोएंजाइम टेस्ट। ये जो आइसोएंजाइम टेस्ट है इसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं? आइसोएंजाइम टेस्ट में हम डिटेक्ट करते हैं कि इन एलडीएच के 5 आइसोएंजाइम्स होते हैं, इन 5 में से नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ा हुआ या ज्यादा कम कौन सा आइसोएंजाइम है। तो यूजुअली ब्लड में सबसे ज्यादा LDH2 नाम का एक आइसोएंजाइम होता है, LDH2। लेकिन कई सारे इंफ्लेमेटरी केसेस में जब आपकी टिश्यू डैमेज होने लगती है, टिश्यू डैमेज होती है, तब LDH1 में राइज हो सकता है, बाकी LDH में राइज हो सकता है, बाकी आइसोएंजाइम लेवल्स में। तो वो इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि नॉर्मल से कोई डिफरेंट आइसोएंजाइम प्रेजेंट है ब्लड में जो नॉर्मली आइसोएंजाइम प्रेजेंट दैट इज LDH2। अगर LDH2 के अलावा कोई है तो जो दूसरी टिश्यू का आइसोएंजाइम है वो अब ब्लड में आने लगा है। वो ब्लड में क्यों आ रहा है? वो ब्लड में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो टिश्यू डैमेज हो रही है, और जो डैमेज होने के बाद सेल फट के जो एंजाइम निकला है वो ब्लड में जा रहा है। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक की जो कंडीशन होती है, उसके अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आपके हार्ट सेल्स जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, अब हार्ट सेल्स डैमेज होने से क्या होता है कि जो हार्ट सेल्स है उसके अंदर प्रेजेंट होता है LDH1 यहाँ पे था LDH2। तो LDH1 जब होता है वो हार्ट सेल्स डैमेज होगा, यानी हार्ट सेल्स स्प्लिट आउट होना, फटना शुरू हो जाएंगे। तो LDH1 की क्वांटिटी आपकी ब्लड में बढ़ी हुई दिखेगी। तो LDH आइसोएंजाइम टेस्ट वहां भी काम होगा। ठीक है, इसके बाद इंटरल्यूकिन 6 एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। हेल्प इन प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल्स। इंटरल्यूकिन 6 इज अ टाइप ऑफ साइटोकिन और इट हेल्प्स इन द प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल्स। नाउ व्हाट आर बी सेल्स? मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि लिम्फोसाइट्स और इओसिनोफिल्स, ये दो होते हैं WBC। लिम्फोसाइट्स के मैंने आपको 2 टाइप बताया, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। उसमें एक टाइप जो है बी लिम्फोसाइट, उसको कहते हैं बी सेल्स। तो बी सेल्स को प्रोलिफरेट करता है, यानी बढ़ाता है। कैसे? क्यों? IL-6 फाउंड इन पेशेंट्स विद इन्फ्लेमेटरी और ऑटोइम्यून डिजीज लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर इन्फ्लेमेटरी या कोई क्रोनिक डिजीज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि आपके जो जॉइंट्स है उसकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है दैट स्टार्ट्स टू डिसॉल्व इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस की वजह से। पेनस पार्टिकल्स, वो बहुत लंबा मैकेनिज्म मुझ पड़ी। तो इन सब डिजीज में IL-6 लेवल बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ये और कब बढ़ सकते हैं? दीज में राइज इन इन्फेक्शंस लाइक कोविड और लोकल इन्फेक्शंस, यानी कोविड में भी IL-6 लेवल बढ़ सकता है, इसलिए हम IL-6 टेस्ट करते हैं। अगर IL-6 बढ़ा हुआ आ रहा है दैट मे बी एन इंडिकेटर ऑफ कोविड। ठीक है, इनेट रिस्पॉन्सेज में एक्ट एट लिवर कॉजिंग इंक्रीज इन हेप्सिडिन, फाइब्रोनोजेन, CRP ड्यू टू प्रो इन्फ्लेमेटरी नेचर। इनेट रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? जो आपके बाय बर्थ रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो आपके बर्थ से, यानी कि आप अभी जस्ट पैदा हुए हैं तो आपके जो रिस्पॉन्सेज आने शुरू होंगे, मतलब तब भी थे अब भी हैं, जो आपके पूरे कोर्स ऑफ लाइफ स्पैन में सेम रहेंगे रिस्पॉन्सेज, इनेट, बर्थ टू डेथ, ये जो रिस्पॉन्सेज सेम रहेंगे इनको कहते हैं इनेट रिस्पॉन्सेज। इनेट रिस्पॉन्सेज का ये आता है, यानी कि ये जो रिस्पॉन्सेज है कांस्टेंट रहने वाला है हमेशा। वो क्या रहेगा? वो रहेगा लिवर के ऊपर रहेगा। और लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? लिवर प्रोड्यूसेस सम प्रोटीन्स लाइक हेप्सिडिन, फाइब्रोनोजेन, CRP अभी हमने वहां देखा, CRP ड्यू टू प्रो इन्फ्लेमेटरी नेचर। प्रो इन्फ्लेमेटरी नेचर मतलब इसका जो नेचर होता है इंटरल्यूकिन 6 का इनेट रिस्पॉन्स के अंदर, वो होता है इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाला, मतलब इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाला।
तो अगर लिवर में जाके इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा तो लिवर इन सब चीजों का प्रोडक्शन बढ़ा देगा और इसको ब्लड में ज्यादा डालने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको हेप्सिडिन एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ऑल्दो इट इज नॉट रिलेटेड टू कोविड स्टिल। हेप्सिडिन क्या होता है कि हमारी बॉडी जब आयरन अब्सॉर्ब करती है Fe2+ के फॉर्म में, तो क्या होता है हमारी बॉडी में इंटेस्टाइनल सेल्स टू ब्लड, यहाँ से यहाँ जब ट्रांसफर हो रहा होता है आयरन का इंटेस्टाइन टू ब्लड, तो एक मान लीजिए पोर्ट काम करता है, पोर्ट कह लीजिए, चैनल कह लीजिए, उसको कहते हैं फेरोपोर्टिन। उस फेरोपोर्टिन को ब्लॉक करने का काम करता है हेप्सिडिन। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो हेप्सिडिन है वो लिवर तभी रिलीज करता है जब एक्स्ट्रा आयरन आपकी बॉडी के अंदर आ गया, तो एक्स्ट्रा आयरन अब्सॉर्ब ना हो जाए इसलिए हेप्सिडिन रिलीज होता है। कोई भी चीज एक्सेस में अच्छी नहीं होती, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल लिमिट्स में रखने के लिए, नॉर्मल लिमिट्स में रखने के लिए आयरन को हेप्सिडिन काम आता है। ठीक है, इसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट। यहाँ पे हमने देखा कई सारी जगहों पे लिवर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। ये भी लिवर बना रहा है, इसमें भी काफी बड़ा रोल है लिवर का। ठीक है, LDH भी लिवर फॉर्म कर रहा है। इसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट, मेन लिवर भी आ जाता है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है? जब लिवर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या लिवर के सेल्स डैमेज होने लगते हैं तो कई सारे एंजाइम्स वापस से ब्लड में बढ़ने लगते हैं। उनमें से कुछ मार्कर एंजाइम्स हम यूज करते हैं। कुछ मार्कर एंजाइम्स हम यूज करते हैं, वो एंजाइम्स है SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेट, एलानिन, अमीनो ट्रांसफेरेज, GGT, बिलिरुबिन इज नॉट एन एंजाइम। ठीक है, तो ये कुछ मार्कर एंजाइम्स हैं, इनमें से अल्कलाइन फॉस्फेटेज और भी जगह काम आता है। ये सारे एंजाइम्स ब्लड में बढ़ने लगते हैं, तो इन लेवल्स को हम मॉनिटर करते हैं, इन एंजाइम्स के। और बिलिरुबिन इज अ पिगमेंट यानी कि कलर्ड सब्सटेंस है। ये बिलिरुबिन क्या है कि आपको जब जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस में भी बिलिरुबिन लेवल्स बढ़ने लगते हैं। ठीक, ये बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है लिवर में ही, ये RBC के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है हीमोग्लोबिन के। ठीक है, बिलिरुबिन बढ़ने लगता है। These level rise in blood due to liver damage in infections or several jaundices causing cell lysis. सेल लाइसिस कौन सा सेल? हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट यानी लिवर का सेल, हेपेट यानी लिवर और साइट यानी सेल। लिवर सेल का जब लाइसिस होने लगता है, लिवर सेल में सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो अगर लिवर सेल डैमेज हो जाएगा तो ये सारे एंजाइम्स ब्लड में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फेरिटिन, एबनॉर्मली हाई लेवल इन साइटोकिन स्टॉर्म और एबनॉर्मली लो लेवल इन एनीमिया। साइटोकिन स्टॉर्म में एबनॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ फेरिटिन मिलते हैं। साइटोकिन स्टॉर्म भी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो, पिछले से पिछले वीडियो में साइटोकिन स्टॉर्म हमने डिस्कस किया, उसको देखिएगा जाके। ठीक है, एबनॉर्मली हाई लेवल्स इन साइटोकिन स्टॉर्म और एबनॉर्मली लो लेवल्स इन एनीमिया। हाउ? एक्चुअली आपकी बॉडी में फेरिटिन नाम का जो मॉलिक्यूल है वो आयरन, मैंने आपको बताया फेरोपोर्टिन वगैरह सारी चीजें बताई मैंने आपको। अब इंटेस्टाइन से ट्रांसफर होने के लिए आयरन को ब्लड वेसल्स में फेरोपोर्टिन चाहिए, और इंटेस्टाइन में स्टोर होने के लिए, इंटेस्टाइनल सेल्स में स्टोर होने के लिए एक फॉर्म चाहिए, और उस फॉर्म को हम कहते हैं फेरिटिन। इंटेस्टाइन में स्टोर होने के लिए उस फॉर्म को कहते हैं फेरिटिन। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा और उसी को हम एनीमिया कहते हैं। तो अगर आयरन की कमी है तो आयरन की कमी को बॉडी को पूरा करना पड़ेगा, और वो पूरा कैसे करेगी? वो पूरा करेगी आपकी बॉडी के जो स्टोर्स है वहां से आयरन को सक आउट करके। तो आपकी बॉडी के स्टोर के जो आयरन है, यानी बॉडी का स्टोर कौन सा? फेरिटिन। फेरिटिन से सक आउट करेगी आयरन को और खींच करके हीमोग्लोबिन में डालेगी। तो जो फेरिटिन लेवल्स है वो लो हो जाएंगे एनीमिया के अंदर। ठीक, इसके बाद सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन is a test produced in muscles. Serum creatinine is a molecule produced in muscles as a metabolic product of creatine. Metabolic product of creatine. Creatine एक एनर्जी सोर्स है आपकी मसल्स के लिए। क्रिएटिन का एक एनर्जी सोर्स है, जैसे एक एटीपी होता है वैसे ही क्रिएटिन है। प्राइमरी सोर्स आपकी मसल्स में जो है दैट इज स्टिल एटीपी, लेकिन जो सेकेंडरी सोर्स है वो क्रिएटिन है। मतलब अगर एटीपी नहीं मिल रहा तो क्रिएटिन यूज करती है आपकी बॉडी। ठीक है, तो जैसे आपकी बॉडी क्रिएटिन यूज कर रही है, उसको यूज करने के बाद जो बचा, उसको यूज करने के बाद क्रिएटिन को डिग्रेड किया जाएगा, उससे एनर्जी ली जाएगी, और उसके बाद क्रिएटिन को यूज करके फाइनली एटीपी बनाया जाएगा। और उसके बाद जब क्रिएटिन डिग्रेड हो गया तो जो बचेगा दैट इज कॉल्ड क्रिएटिनिन फॉस्फेट। और उस क्रिएटिनिन फॉस्फेट को जब ब्लड में मेजर किया जाता है तो उसको कहते हैं सीरम क्रिएटिनिन लेवल। उसका लेवल जो ब्लड में होता है उसको कहते हैं सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड में या सीरम में। ठीक है, blood minus the blood cells minus the clotting factors from blood is called serum. ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है?
इट इज फिल्टर्ड बाय द किडनी एट कांस्टेंट रेट। ये जो सीरम क्रिएटिनिन है ये कंटिन्यूअसली बनता रहता है आपके मसल्स में और कंटिन्यूअसली फिल्टर होता रहता है, तो बॉडी में कांस्टेंट लेवल मेंटेन रहता है। भाई जितना बन रहा है उसी हिसाब से फिल्टर आउट हो रहा है, तो बॉडी में कांस्टेंट लेवल मेंटेन्ड है। लेकिन अगर आपकी किडनी में कुछ डैमेज हो जाए और आपकी किडनी इसको फिल्टर ना कर पाए, सीरम क्रिएटिनिन को फिल्टर ना कर पाए, तो क्या होगा? तो ये बॉडी में बढ़ने लगेगा सीरम क्रिएटिनिन लेवल। अगर ये बॉडी में बढ़ने लगेगा तो हम कहेंगे देयर इज सम और द अदर प्रॉब्लम प्रेजेंट इन द किडनी। अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो दैट में इंडिकेट अ कोविड इन्फेक्शन, क्योंकि हमने डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होता है कोविड से, ठीक है। तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल में राइज, लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल अगर एनर्जी को इंडिकेट करता है, अगर एनर्जी के लिए प्रोडक्ट, एनर्जी का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, मतलब बेसिकली इट इज रिलेटेड टू एनर्जी, तो ये तो हमारे फूड इंटेक पे डिपेंड करना चाहिए। अगर जिस दिन हमने फूड ज्यादा लिया उस दिन ये बढ़ जाना चाहिए, जिस दिन कम लिया उस दिन कम हो जाना चाहिए। तो क्या एक रिलायबल इंडिकेटर हुआ, रिलायबल मार्कर हुआ? तो यस, इट इज अ रिलायबल मार्कर। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट आर यू कंज्यूमिंग एंड हाउ मच यू आर कंज्यूमिंग। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर मसल मास। आपके जितने मसल मास है, आपकी बॉडी में जितना मसल है, ये सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, ये आपकी इंटेक पे डिपेंड नहीं करता। तो एक इंसान में, एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग में, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में मसल मास स्टेज कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक मसल मास कांस्टेंट रह सकता है। तो मसल मास अगर कांस्टेंट है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल भी कांस्टेंट रहेगा। हेंस इट इज अ वेरी गुड मार्कर एंड अ वेरी रिलायबल मार्कर, ठीक है। ये थे वो ब्लड टेस्ट जो हम यूज कर सकते हैं, मतलब आरटीपीसीआर टेस्ट को रिप्लेस कभी कभी करने के लिए, ठीक है। ये थे वो ब्लड टेस्ट। बाकी फिर से वही बोलूंगा, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, और ऑलवेज वेयर अ मास्क व्हेनेवर यू गो आउट ऑफ योर होम। थैंक यू वेरी मच। ये जो टेस्ट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इन टेस्ट्स में अगर आपको आगे जानना है इनकी नॉर्मल एबनॉर्मल वैल्यूज़ जो, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ मैं आपको, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, उसमें आपको एक ब्लॉग पोस्ट मिलेगा, उसमें जाके आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।